जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो कैसे हैं आप? आखिरी टाइम मतलब मिले थे 28 जून को ना। जब पेपर डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद मिले ही नहीं। करीब करीब 1 महीना हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग तो क्या करना है, आज हम लोग तो करना है बेसिकली नीट 2027 का रोड मैप थी। उसमें बात कैसे करनी है, जैसे यानी उसमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नीट 2025 नीट 2026 2 साल पेपर बहुत ज़्यादा कठिन है। नीट 2026 का जो 3 मई वाला पेपर है वो तो है रिलेटिवली इजी था। पर ये बोल सकते हो कि अगर एनटीए अपने में आए तो वो पेपर हाथ बना सकता है। उसके पास इनफ इतनी जगह हैं, उसके पास इनफ इतना सोर्स है कि वो अच्छे से पेपर हाथ बना सकता है, और पेपर हाथ ही बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, किसी भी देश का जो बड़ा एग्ज़ाम होता है वो हार्ड रहता है। तो ये पेपर हाथ बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब आता है कि बेसिकली अगर हम लोग नीट 2025 नीट 2026 के बता देते हैं पेपर को वो करें एनालाइज, तो यहाँ पे एक ही पेपर सभी बच्चों को मिल रहा था। पर अभी नीट 2027 में जिस हिसाब से फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर ने जैसा बोला, या जो फिर एनटीए के द्वारा जो वो दिए गए स्टेटमेंट्स, जो एनटीए के द्वारा सर्कुलर रिलीज किए गए, उसके हिसाब से सीबीटी मोड ऑप्ट किया जा रहा है नीट 2027 के लिए। ठीक है, तो जब अगर आप जेई मेंस में देखेंगे तो एक शिफ्ट में 2 लाख बच्चे बैठते हैं, और एक दिन में करीब करीब 2 लाख बच्चे बैठते हैं, और एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं, तो करीब करीब एक दिन में इसे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो टोटल में आपके 4 लाख बच्चे एक दिन में बैठते हैं। वहीं अगर मैं ले लूँ कि 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और इसमें एंटी 2% तक वो भी, यानी 20% या 2% तक वो लेके चलता है कि कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो करीब करीब आपका ये 1.8 लाख होता है, और इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 3.6 लाख स्टूडेंट पर दिन होते हैं, 2 शिफ्ट मिला के। तो इस हिसाब से अगर मैं 24 लाख बच्चे नीट 2027 के लिए रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे मुझे 6 से 7 दिन पर मैं 7 से 8 दिन ले रहा हूँ, मतलब पूरा एक हफ्ता जाएगा। अब इस 7 दिन में 7 to 8 दिन में 14 to 16 पेपर बनेंगे, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी का लेवल एक बराबर रह पाए, सभी का लेवल एक बराबर रह पाए, ऊपर नीचे होता ही है लेवल। अब किसी को पेपर हार्ड मिल जाए, किसी तो पेपर आसान मिल जाए, ये प्योरली लक है। तो हम कैसे अपने आप तो वो करें, देते हैं तैयार कि पेपर हार्ड आए तो हमसे बन जाए, इजी आए तो हमसे बन जाए। तो उसके लिए हमें बता देते हैं कुछ सर्टेन एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं, एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनमें से क्या क्या है तो समझते जाना। उससे पहले हम लोग बता देते हैं नीट 2025 और नीट 2026 के बीच में कंपैरिजन करते देखेंगे। अगर मैं नीट 2025 की पेपर की बात करूँ तो बता देते हैं पेपर हार्ड था। नीट 2026 के 21 जून वाले पेपर की बात करूँ तो पेपर हार्ड था। पर अंतर क्या था? तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें फिजिक्स, नीट 2025 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो यहाँ पे बायो जो था वो मॉडलेट था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी और मॉडलेट पेपर आपको देखने तो मिला था। केमिस्ट्री भी आपको मॉडलेट देखने तो मिला था। वहीं अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स आपको हाथ देखने तो मिला था। नीट 2026 पे आते हैं, जो 21 जून को हुआ। इसमें आपको जो पेपर है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देखने तो मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देखने तो मिलता है, और बायो यहाँ पे इजी देखने तो मिलती है, जिसके कारण जो वो था क्वालिफाइंग मार्क्स जो 213 चल दिया, वो क्यों हो गया? तो ये फिक्स है कि 50% जहाँ पे लीच होगी वो मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। वैसे 40% ओ बी सी, एस सी, एस टी ऐसे करते हैं। एग्जैक्ट नहीं पता थी ओ बी सी, एस सी, एस टी का क्या है, पर 50% जनरल का है। और इस बार बता देते हैं 715 ए आई एल वन आता है। फिर 50% जो है वो 213 में रिच हो जाता है, इसलिए वो आपका 213 जो है वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बन जाता है। इसमें ना ही एनटीए की गलती है, ना ही किसी स्टूडेंट की गलती है। बेसिकली ये है कि बायो इतना इजी था कि एटलीस्ट उतना बायो में लोग स्कोर कर पाए कि ये बता देते हैं इजी हो गया। ये बायो इजी था, और यहाँ पे जो
बायो मॉडलेट किए हुए थे, तो बहुत से बच्चे, करीब करीब बच्चों ने बायो को अच्छे से पढ़ा था, यानी 2000 अच्छे से पढ़ लिया था, जिसके कारण वो 213 में आपका 50 परसेंटाइल आ पाया। ठीक है, इसीलिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंक्रीज हो गए। फिर आपको देखने तो मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स हार्ड था, हार्ड टू मॉडलेट था, तो थोड़े से क्वेश्चन मॉडलेट थे, थोड़े से क्वेश्चन हार्ड थे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री आपको हार्ड देखने तो मिलता है। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की देखने तो मिलती है। ठीक है, अब आते हैं टी केमिस्ट्री में हमें क्लियर डिफरेंस देखने तो मिल रहा है कि केमिस्ट्री इस बार हार्ड आई थी। ठीक है, केमिस्ट्री इस बार हार्ड आई थी, पिछले बार मॉडलेट आई थी। तो हार्ड केमिस्ट्री के लिए कैसे स्टडी करते हैं वो बताऊंगा। बायो की बात करते हैं तो बायो मॉडलेट आती है, ईजी आती है। बायो अगर हार्ड भी आ जाती है तब भी उसका भी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बात करनी है वो फिजिक्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि नीट 2025 का फिजिक्स भी याद था, नीट 2026 का फिजिक्स भी याद था। पर यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको क्या देखने तो मिलता है, 2025 का जो नीट है इसमें जो आपको फिजिक्स देखने तो मिलता है, ये आपको क्वेश्चन आपको जेई मेन से देखने तो मिल जाते हैं। इसके क्वेश्चन आपको जेई मेन से एग्जैक्ट उतारे हुए कुछ देखने तो मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू चेंज की गई है। एक क्वेश्चन शायद जेई एडवांस से था, शायद मुझे उतना याद नहीं। और एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखने तो मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए हुए देखने तो मिल जाएंगे। मतलब एक ऐसा वो था फिजिक्स का पेपर जिसके लिए आपको पहले से वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन दिखे हुए मिल रहे थे। पर वहीं अगर मैं नीट 2026 के पेपर की बात करूँ तो जितने भी अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं उन्होंने एक बात बहुत ज़्यादा बोली कि जो नीट 2026 का जो पेपर है ये बहुत अलग था नीट 2025 के पेपर से, फिजिक्स का। क्यों? हाथ धोने के बाद भी यहाँ पे आपको न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चंस देखने तो मिले। यहाँ पे आपको न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चंस देखने तो मिले। मतलब ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट, ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला सेम रहेगा, अप्रोच सेम रहेगी, पर क्वेश्चंस का फॉर्मेट, क्वेश्चन का जो शब्द है, क्वेश्चन की जो अरेंजमेंट है, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मिक्स किया गया वो आपको जी मीन्स में वो डायलेक्टली नहीं देखने तो मिल रहा है। एनसीईआरटी में आपको डायलेक्टली नहीं देखने तो मिल रहा है। एनसीईआरटी में आपको बता देते हैं जैसे ट्विस्ट कर दे रहा है, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हैं पर उसे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चंस अच्छे देखने तो मिल रहे हैं नीट 2026 के पेपर में। अब ये न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चन जो हैं ये कब हो पाएंगे, जब आपकी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों प्रैक्टिस अच्छे से हो, मतलब आप कंसेप्ट में भी अच्छे हो और आपको अप्रोच भी आती होती पेपर को कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं बात करूँ तो नीट 2027 में पेपर हार्ड हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है पेपर हार्ड होगा, कोई एक सेट तो हार्ड निकलेगा ही और एक पेपर इजी निकलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ कि फिजिक्स कैसे हो जाता है, तो फिजिक्स इजी में भी ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर में एकदम ही इजी फिजिक्स हो गई, मॉडलेट लगेगा फिजिक्स मेरे हिसाब से। ठीक है, केमिस्ट्री भी वैसे ही चलेगा और बायो भी बता देते हैं हल्का सा हाथ तलफ जाने की संभावना है। ठीक है, तो अब इसके लिए करें कैसे, तो समझना। फिजिक्स जो है इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक आपको कंसेप्ट समझना आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए और न्यूमेरिकल आने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट आने चाहिए, न्यूमेरिकल आने चाहिए। अब कंसेप्ट जो है वो आपको टीचर से ही समझ में आएंगे, और टीचर्स आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो फिज़िक्स की अच्छी, और बता देते हैं यूट्यूब में बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर भले पले हैं लेक्चर्स यूट्यूब में। अब अगर आप में डिसिप्लिन है तो उसमें से देख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहाँ से की जाएगी, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का जो पहला सोर्स होते हैं वो होते हैं आपके फिजिक्स के टीचर्स, उनका मटेरियल मतलब जो वो नोट्स लिखवाते हैं, जो वो डीपीपी देते हैं, जो वो टेस्ट लेते हैं, ये आपका मटेरियल हो जाता है। फिर क्या फिजिक्स में आपको करने की ज़रूरत है, फिर आपको फिजिक्स में करने की ज़रूरत है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऐसा क्यों सर, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी सॉल्व करना एक वन ऑफ दी
अच्छा वो मेथड माना जाता है। इसमें भी कौन सी ओल्ड एनसीईआरटी, इसमें भी कौन सी ओल्ड एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी आप पढ़िए मत, पर उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दूसरा फिल आता है, दूसरा फिल आपको देखने तो मिल जाएगा। फिर दूसरा जो आपको देखने तो मिलता है वो देखने तो मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, मतलब एक और अच्छा वो हो सकता है, सोर्स हो सकता है फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के काम आ सकता है, लैंग्वेज समझने के काम आ सकता है। ये आपको बता देते हैं लैंग्वेज को डिकोड करके कैसे अप्रोच लेना है, ये आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में देखने तो मिल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एग्जाम्पलर के हर एक क्वेश्चन करने नहीं। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें जी मीन्स लेवल का भी बहुत रहता है। तो इसमें हर एक चैप्टर में से 10 से 15 कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके नीट के लिए लेते हैं। 10 से 15 कुछ क्वेश्चन जो लेते हैं वो आपके नीट के लिए लेते हैं। एग्जाम्पलर पूरी सॉल्व नहीं करनी है हर एक चैप्टर की, उनमें से 10 से 15 मतलब हर एक चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपके नीट के लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपके नीट के लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आता है एनसीईआरटी के बाद आता है एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको वो देखने तो मिल जाते हैं जो एग्जाम्पल्स लेते हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, जो बैक एक्सरसाइज लेती है, ये सब तीनों आपको सॉल्व करनी है। एग्जाम्पलर में मैंने बताया एग्जाम्पलर अच्छी बुक है, अगर आपको आप फिज़िक्स इतना कर चुके हैं कि आप जी मीन्स लेवल की फ़िज़िक्स आसानी से सॉल्व कर ले लें, तो कि कुछ बच्चे कर लेते हैं, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी भी लगा सकते हैं अगर आप उस लेवल तक की फ़िज़िक्स करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें, आपको नीट पे ही चलना है, थी मुझे नीट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, 170 प्लस आ जाएं, 180 में 175 180 आ जाएं, 170 आ जाएं, तब भी आप एग्जाम्पलर में 10 से 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगा सकते हैं जो नीट के लिए रेलेवेंट हो। फिर आपको देखने तो मिलते हैं नीट पी वाई क्यूज। फिर आपको कौन देखने तो मिलते हैं? नीट पी वाई क्यूज। नीट पी वाई क्यूज, नीट के पी वाई क्यूज पिछले दादे ने 35 साल की जो आती है, 35 ईयर्स की पूरी लगा लो, 35 ईयर्स की जो बुक आती है, अलग 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 आते थे पब्लिकेशंस की, हर एक पब्लिकेशन अपना नीट का 35 ईयर का बुक तो निकालता ही है, वो लगा ही लो, वो सबसे सही है, ठीक है। तो नीट के जो 35 ईयर्स के वो हैं पी वाई क्यूज, वो सभी के सभी लगा लो। वहीं अगर मैं जी मीन्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जी मीन्स सीबीटी में होता है, उसमें मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा शिफ्ट में अलग अलग पेपर देखने तो मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने तो मिल जाते हैं, और जेई मीन्स के क्वेश्चन उठा के लाए जा सकते हैं किस में? आपके नीट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जेई मीन जो हैं वो एटलीस्ट 10 ईयर्स के लगा लीजिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स के मतलब 2015 से जो हुए हैं जेई मीन्स, 2015 या 16 से जो जेई मीन्स हुए हैं वो आप लगा लीजिए। तो इसमें आपको 10 साल के जेई मीन्स के पेपर आपको कवर करने रहेंगे फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी, मतलब कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा वैरायटी कवर हो जाएगी। अब मैं ये सिर्फ 10 साल के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हर साल आपके बोल सकते हो 10 सेट तो बनता ही है, तो आपके पास हर साल 10 सेट बन रहा है, 2 शिफ्ट तो यानी दो वो होती हैं जनवरी से अप्रैल से, मतलब हर साल 20 सेट बन रहा है, 20 × 10 कर लो 200, 200 पेपर आपको ऐसे मिल जाएंगे। और उन 200 पेपर्स में आपको अलग अलग वो मिल जाएंगे फॉर्मेट, अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज, अलग अलग क्वेश्चन की फ्लेमिंग आपको मिल जाएगी। तो इतना सब लगाना ही एन सी आर टी एग्जाम्पलर नीट पी वाई की और फिर ये आपका लगाना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसी के साथ साथ आप जब आपका चैप्टर चलते रहेगा, तब आप जिस कोचिंग में लेंगे, जहाँ से लेंगे, वहाँ की डीपीपी या कोई फिज़िक्स की बुक, यानी वहाँ की फ़िज़िक्स की मॉड्यूल और फिज़िक्स की बुक कोई तो लगाते रहेंगे। अगर आपको कहीं आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, आप डीसी पांडे ले लीजिए, डीसी पांडे ले लीजिए, फिज़िक्स की एक अच्छी बुक है, प्रेफरेबल बुक है, वो ले लीजिए डीसी पांडे, और उसे लगा लीजिए, उसे लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं जा रहे, डीपीपी और फिजिक्स की मॉड्यूल आपके पास नहीं है,
तो आप क्या ले लीजिए, डीसी पांडे ले लीजिए और उसकी क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते जाइए और साथ ही साथ ये भी लगाते जाइए जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट पीवाईक्यूज और जेईई मेंस पीवाईक्यूज सब लगाते जाइए इनके साथ ही साथ। अगर आप बताते हैं यूट्यूब से तैयारी कर लें तो आप कहीं कोचिंग लिए नहीं होंगे पहले कभी, या आपके पास ताते हैं फिजिक्स की मॉड्यूल नहीं होंगी, तो आप क्या कीजिए कि डीसी पांडे ले लीजिए। आप क्या कीजिए कि डीसी पांडे ले लीजिए, 2 वॉल्यूम्स आती हैं, वॉल्यूम 1 क्लास 11 की, वॉल्यूम 2 क्लास 12 की, उसे लगाते जाइए। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, चैप्टर के रिकॉर्डिंग यूट्यूब में देखते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए, तो वो आपका एक चैप्टर वाइज डीपीपी, चैप्टर वाइज टेस्ट की तरह भी काम करेगा। और ये जो आपकी एनसीईआरटी है, ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एक्स्ट्रा रहती है उसके काम आती रहेगी। तो ये आपका फिजिक्स में अप्रोच होना चाहिए। ये तो न्यूमेरिकल अप्रोच हो गया। कंसेप्ट कैसे होगा? तो कंसेप्ट जो है आप बता देते हैं, रिकॉर्डिंग हर एक बता देते हैं, हर एक यूट्यूब जो नीट का पढ़ाते हैं उनमें लिखाई हुई है, अच्छे अच्छे टीचर्स की लिखाई हुई है, उन्हें देख सकते हैं। आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको वो फिजिक्स पढ़ा दें, जिसमें आप फिजिक्स देख पाएँ, ठीक है? अब ये है फिजिक्स में आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास मार्च और अप्रैल का महीना आएगा तो आप फिजिक्स के नोट्स, बल्कि नोट्स बन जाते हैं, बल्कि 5-6 कॉपियाँ बन जाती हैं, उन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स भी फिजिक्स में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है? तो ये हुआ शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने क्या-क्या बताया कंसेप्ट के लिए, टीचर को बहुत अच्छे से फ़ॉलो कीजिए, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करवा लें उसे सॉल्व कीजिए। क्लास के जो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस हैं उसे रोज़ डेली घर जाते, आप किसी लोकल कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो घर में, या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो बताते थे क्वेश्चन में, क्लास होने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आप उसे प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में कि नोट्स के क्वेश्चंस। दूसरी बात, जे अगर आप फिजिक्स में जा रहे हैं कहीं, लेक्चर वाइज ले रहे हैं, और मैं बताऊँ, वन शॉट मत देखना। वन शॉट किसी भी चैप्टर को करने के लिए मत देखना। वन शॉट फिजिक्स में रिवीजन के लिए होता है। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं पक्का बता दे रहा हूँ, आप जितने भी सेलेक्ट हुए हुए बच्चों का सुनते हैं तो वो वन शॉट तो ऐसा प्राइमरी सोर्स यूज़ नहीं करते, वो रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। वो रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि पहले तो फिजिक्स का पढ़ लेते हैं, फिर जब अगर उन्हें याद नहीं आना रहता है या रिवीजन करना रहता है, तब वो वन शॉट देखते हैं। तो मैंने भी जो बताते थे वन शॉट अवेलेबल किए हैं इस चैनल पे फिजिक्स के, जैसे बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन, थर्मोडायनेमिक्स के नहीं हुए हैं, हीट ट्रांसफर, ये सब के जो मैंने वन शॉट अवेलेबल किए हैं वो रिवीजन पर्पज़ के लिए ही है, तो रिवीजन पर्पज़ के लिए ही होते हैं ये सब वन शॉट, ठीक है? तो वन शॉट से आप चैप्टर कंप्लीट मत कीजिए फिजिक्स का, आपके लिए ही नुकसानदायी होगा। ऐसा बड़ा भाई आपका, तो मेरी भी एज कितनी है, मैं 20 साल का हूँ बस, तो बता देते हैं, ऐसा भला भाई आपका, मेरे लिए ये कर्तव्य बनता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो मैं आपको बता सकूं। और ये जो गलती है थी, आप वन शॉट से जो फिजिक्स कंप्लीट करते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में फैल रही है ये गलती, ठीक है? तो इससे बचिए यार प्लीज़, मैं दिल से बोल रहा हूँ अपने, ठीक है? अब आते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री 3 पार्ट में बँट जाती है। एक होती है आपकी फिज़िकल, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक और एक होती है आपकी ऑर्गेनिक। अब अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक के लिए आपको एक अच्छा मास्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा टीचर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक इस साल आई थी, और अगर इस साल आपके केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं बने तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कारण नहीं बने, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको बताते थे मास्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनऑर्गेनिक की बात करते हो तो इनऑर्गेनिक में आपके टीचर के नोट्स प्लस एनसीईआरटी बताते थे हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपके टीचर्स के नोट्स, देखो एनसीईआरटी जो है वो एक वो है बता देते हैं कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, मान लो। अब उस इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस में याद लेनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपको किसी और तरीके से याद लेनी चाहिए, मतलब कि आपको फिगर्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में याद लेनी चाहिए। वो कैसे याद लेती है? वो याद लेती है नोट्स के थ्रू, वो होती है नोट्स के थ्रू याद। साथ ही साथ एनसीईआरटी थी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस,
आपके टीचर्स अपने नोट्स में हाईलाइट करवाते हैं, अपने नोट्स में लिखवाते हैं, जिससे वो इम्पोर्टेंट लाइन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप भूल भी जाते हैं, तो वो आपके नोट्स में होने के कारण आप जब नोट्स पढ़ते हैं तो वो इम्पोर्टेंट लाइन आपको याद रहती हैं, वो इम्पोर्टेंट लाइन आपको याद रहती हैं। तो यहाँ पे आपके नोट्स प्लस एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। इनऑर्गेनिक में आपके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके टीचर्स के द्वारा बनाए गए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी से लाइन वाइज उठते आ जाते हैं इनऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। वहीं अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक में भी आपको नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, नोट्स एंड एनसीईआरटी। वहीं अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसी है कि आप टीचर के नोट्स किए, कि आप टीचर से पढ़ोगे तो टीचर के जो नोट्स बने, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो। और एनसीईआरटी में फिर फिजिकल में जो आप पढ़ लिए, जो आपके टीचर्स के नोट्स में नहीं लगा थी, आपको ये लाइन लग रही है कि ये स्टेटमेंट है जो मैं भूल सकता हूँ, उस स्टेटमेंट को अपने टीचर के उसमें ऐड कर लो, फिर एनसीईआरटी फिजिकल की वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंसेप्ट। दूसरी बात, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एकदम ऐसा नहीं लेना है कि हर एक सोर्स लेके बैठ जाओ कि ये बुक ये बुक ये बुक लेके बैठ जाओ, नहीं। आपको एक फिक्स सेटअप बुक लेनी है, जैसे ये तो एटलीस्ट करनी ही करनी है, ये तो एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है। ठीक है, ये आपको एटलीस्ट करनी ही करनी है। हाँ कि ना, ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई, इसके बाद इसके साथ-साथ आपकी डीपीपी और फिज़िक्स की मॉड्यूल चलते रहती है, जैसे-जैसे चैप्टर चलते रहते हैं, ठीक है? तो वो हुआ। दूसरी बात आती है कि इसमें एक चीज़ आती है जो बहुत टीचर बोलते हैं कि कम पढ़ो पर बार-बार पढ़ो, कम पढ़ो परंतु परंतु बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि बार-बार पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन उठाए और उसे बता देते हैं, सॉल्व करने लगे तो हर एक सोर्स ऑफ क्वेश्चन तो आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे, नहीं। ये जो मैंने आपको सोर्स बताई, ये आपकी एक लिमिटेड सोर्स हो जाते हैं, एक आपको फाइनाइट सोर्स मिल जाता है। इसी सोर्स को जब आप बार-बार पढ़ते हैं, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो जो डेटा है, वो जो कंसेप्ट है, वो जो अप्रोच है, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, वो आपके दिमाग में नए साइनेप्स का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है, वो आपको अचीव करने में एक अच्छा जो वो रहता है विद्यार्थी की जो स्टेट रहती है, वो अचीव करने में मदद करती है। एक अच्छा विद्यार्थी जो रहता है, वो कभी भी इनफाइनाइट सोर्सेज के तरफ नहीं भागता, वो फाइनाइट सोर्सेज से क्या देते हैं, अपना काम निकालता है। फाइनाइट सोर्सेज से ये नहीं थी बस एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, नहीं। फाइनाइट सोर्सेज मतलब कि जब आप इनफाइनाइट सोर्सेज लगेंगे कि मैं ये भी मॉड्यूल कर लूँ, ये भी मॉड्यूल कर लूँ, ये भी मॉड्यूल कर लूँ, तो एक समय के बाद आपको बर्न आउट होगा। इस समय के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होते हैं। वो क्या करते हैं, ये भी बुक पकड़ ली, ये भी, और अंत तक कोई भी बुक सही से सॉल्व नहीं हो पाती। वहीं एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन के मॉड्यूल होता है, ये मेरी कोचिंग के मॉड्यूल है, चलो मैं अपनी कोचिंग के मॉड्यूल उठाया, दूसरे बुक उठाया, डीपीपी उठाया, टेस्ट उठाया, और जेई मीन्स के जेई नीट के पीवाईक्यू लगाए। इसी को मुझे एकदम ऐसे घोल के पी जाना है कि इससे ज़्यादा तारीखें हैं सोर्स ऑफ क्वेश्चन, इससे ज़्यादा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर एक बात याद रखना, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लिया, फिर अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं वो लगा लिए, डीपीपी लगा लिए, तो अगर आपके दिमाग में आता है, यानी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने तो मिलता है जो आपसे नहीं होला, इसका मतलब ये है कि वो बाकी लोगों से भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक ह्यूमन है, आप एक इन्फिनाइट सोर्स, एक आप फाइनाइट सोर्स ही लगा सकते हैं। इन्फिनाइट सोर्स यूज़ करते, एक अनलिमिटेड सोर्स यूज़ करते, बस आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है। तो कंसेप्ट जो है वो आपको क्लास के टीचर्स के थ्रू ही बिल्ड होगा। दूसरी बात, मैं केमिस्ट्री में भी बोलूँगा कि आप वन शॉट्स में ना जाए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वन शॉट बिल्कुल ना। फिजिकल में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ें डेवलप कर लेंगे, पर
तो मैं उसमें भी बोलूँगा वन शॉट में बिल्कुल ना जाएँ। वन शॉट आप प्योरली फॉर रिवीजन, वन शॉट तभी आपको मदद करेंगे जब आप एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से आप एक बार पढ़ चुके रहेंगे। इसमें भी आप कोई बैच जॉइन कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब में बहुत अच्छे-अच्छे ल टीचर्स का अच्छा-अच्छा मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप में डिसिप्लिन हो तो। फिर आते हैं कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कैसे करें? तो ऑर्गेनिक की बात करूँ, तो ऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मैं बात करता हूँ, ऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक में आपको देखने को मिलती है एनसीईआरटी। ये ऑर्गेनिक से पहले मैं सिंपल सा है ना वो बात करता हूँ। पूरी केमिस्ट्री की एक बार मैं बात कर लूँगा, फिर ऑर्गेनिक में मैं आपको ऐड कर दूँगा ऑर्गेनिक में, ठीक है? तो ऑर्गेनिक में जो है, यानी केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एनसीईआरटी किसकी करनी है? तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, चाहे प्रैक्टिस हो, यानी चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे तादेते हैं वो हों, तादेते बैक्स एक्सरसाइज हो, ये पूरे के पूरे कर लेने हैं। फिर आते हैं फिजिकल। फिजिकल में एनसीईआरटी जो है वो क्लास 11th और 12th की एक अच्छा मोल लेती है, और यहाँ पे फिजिकल के कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। जैसे आपको एक इक्विलिब्रियम करके जो चैप्टर्स मिलता है वो थोड़ा कठिन देखने तो मिलता है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको थोड़ा कठिन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स भी करीब-करीब हो ही जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपको वो देखने को मिलता है कौन? मोल्स हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है, थर्मोडायनामिक्स बहुत ही ईज़ी है, आपको देखने तो मिलती है फिज़िकल की एनसीईआरटी। ठीक है? तो ये आपको देखने तो मिल जाएगा। अब फिजिकल में मैंने बताया कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी नहीं करनी, ये यानी जो इक्विलिब्रियम चैप्टर की एनसीईआरटी है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। उससे अच्छा आप नीट लेवल की अच्छे बुकों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। दूसरी बात आपको देखने तो मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखने तो मिलते हैं, करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको जी मीन्स के लेवल देखने तो मिल जाएगा, तो इसमें फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, दोनों में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं। इसमें भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है? इसमें भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है? फिर अगर मैं बात करता हूँ, तीसरी अगर मैं बात करता हूँ नीट पीवाईक्यू, तीसरी अगर मैं बात करता हूँ नीट पीवाईक्यूज़, ठीक है? नीट पीवाईक्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और नीट पीवाईक्यूज़ जो है वो आप 35 ईयर्स की ले ही लीजिए, 35 ईयर्स की ले ही लीजिए, जितना है उतना कर लो, ठीक है? ठीक है? उतना कर ही लो। फिर आता है जेईई मेंस पीवाईक्यू। जेईई मेंस में भी ऐसा नहीं है कि हर एक पीवाईक्यू आप लगा लेंगे। जेईई मेंस में भी आपको सेलेक्टिव पीवाईक्यू करने हैं, पर जेईई मेंस में कुछ मस्ट डू चैप्टर्स हैं, कुछ मस्ट डू चैप्टर हैं, मतलब कि इन चैप्टर के जेईई मेंस के क्वेश्चंस तो आपको लगा ही लेने हैं। वो मस्ट डू चैप्टर कौन से हैं? वो मस्ट डू चैप्टर जो आपको देखने तो मिलते हैं, वो आपको देखने तो मिलते हैं, एक आपको देखने तो मिलता है केमिकल बॉन्डिंग, एक आपको देखने तो मिलता है आप बोल सकते हो केमिकल बॉन्डिंग बोल लो, पीरियोडिक टेबल बोल लो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल लो। यस, आप सिंपल से यही ले लीजिए कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जेई मेंस की लगानी ही लगानी है, मस्ट डू है। इसमें भी जेई मेंस आपको बताते हैं 2012 तक के लगा लीजिए, 15 साल जितने भी हैं उतने साल के लगा लीजिए। 2011 से अगर जेई मेंस है तो उस समय से आपको जेई मेंस से पीवाईक्यू मिलेंगे, वो सभी लगा लीजिए। फिर आते हैं जीओसी, जीओसी लगा लीजिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप लगा लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। ये जो हैं ये आपके मस्ट डू चैप्टर हैं। आप किसी भी अच्छे केमिस्ट्री टीचर से बोलोगे ना, तो वो तो बोलेंगे ही कि आपको जेई मेंस में ये चैप्टर को लगा ही लेने हैं, ये चैप्टर आपको लगा ही लेने हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको लगा ही लेना है। ठीक है? आपको लगा ही लेना है। अब ये जो है ये मैंने एटलीस्ट बोला, ठीक है? इतना आपको कल ही लेना है, ठीक है? फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब अगर मैं आता हूँ इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एक और बुक आती है, एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो मैं बोलता हूँ कि लगा ही लेनी चाहिए। वो आती है आपको
वीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट के लिए, वीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बालाजी पब्लिकेशंस की आती हैं, वो आपको लगा लेनी चाहिए। उसमें बहुत अच्छा लेवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो आपको वीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा ही लेनी चाहिए। फिर फिजिकल में बात करूँ तो फिजिकल में आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली मानो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, नीट पीवाईक्यू और जेईई मींस कि पीवाईक्यू ही लगा लो, इतना ज़्यादा तुल्य पास कंटेंट हो जाएगा कि इसके बाद आपको कोई बुक लगाने का समय ही नहीं बचेगा, इसके बाद कोई बुक लगाने का समय ही नहीं बचेगा। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में एक और चीज़ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होते हैं आपके टीचर के नोट्स के क्वेश्चंस, वो होते हैं आपके टीचर के नोट के क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक में टीचर के नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसके क्वेश्चंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिवीजन करते समय आपको ये जो नोट्स के क्वेश्चंस लेते हैं, ये मार्च अप्रैल में आप बोल सकते हो, या एंड टाइम में ये आपको पूरे चैप्टर के रिवीजन करवा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनके ऑर्गेनिक में नोट्स में क्वेश्चन रहता है और उससे करीब करीब चैप्टर रिवाइज हो रहा रहता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो 30 के भी बल्कि नोट्स आपको मिल जाएंगे फार्मूला से भरे हुए, क्वेश्चंस के भरे हुए। तो एंड टाइम में आप फार्मूला कैसे रिवाइज करेंगे, तो इसके पास भी आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। इन ऑर्गेनिक में आपके नोट्स जो हैं वो और एनसीईआरटी जो है वो मार्क लेनी चाहिए 4-5 रिवीजन से, कि आप मल्टीपल बार टेस्ट दे लें, जितने बार भी टेस्ट हुआ उतने बार उस चैप्टर के नोट्स और एनसीईआरटी जो आपकी गलत हुए वो आप मार्क करते गए, तो अंत में आपके पास बहुत अच्छा सोर्स बचता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में रिवीजन के लिए। और ऑर्गेनिक में तो पूरा रिवीजन आपके नोट्स से होना ही होना है। एक बार आप रिवाइज किए, एक हफ्ते बाद और रिवाइज किए, फिर एक महीने बाद रिवाइज किए, तो अप्रैल में जब तक आएगा तब तक आप इतने बार रिवाइज कर चुके होंगे कि आप एक दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर जाएंगे, एक दिन में पूरी फिजिक्स रिवाइज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है केमिस्ट्री के बारे में। अब आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी कैसे करनी है, तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बता देते हैं, रैंक भी दिलवाता है, सिलेक्शन भी दिलवाता है। रैंक कैसे दिलवाएगा, बायोलॉजी अगर आपका 30 में 350 345 के पास नहीं पहुंच रहा है, तो ये मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मान लो कि आपकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है। 200 लाना, 250 लाना, 270 लाना बायोलॉजी में अच्छी बायोलॉजी नहीं कहलाती। 340 350 के पास अगर आपकी बायोलॉजी में मार्क्स आते हैं तब वो अच्छी बायोलॉजी कहलाती है। दूसरी बात, बायोलॉजी जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक उसमें फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐड ऑन होते आपका सिलेक्शन करने में मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बायोलॉजी अच्छी होनी ही चाहिए। अब बायोलॉजी कैसे अच्छी करें, तो बायोलॉजी में एक बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वो हो जाती है एनसीईआरटी। कंसेप्ट के लिए तो एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं कि कंसेप्ट कैसे, एनसीईआरटी को भी ऐसा नहीं है कि आप रेगुलरली रीड कर लें तो वो हो जाए, नहीं, नहीं होती है। तो इसमें आपको एक टीचर की ज़रूरत लगती है जो आपको एनसीईआरटी समझा पाता है, अलग अलग चैप्टर की एनसीईआरटी लिंक कर पाता है। ठीक है, तो वो आपको, जैसे इस चैनल पे मैंने पिनाक सीरीज अपलोड की हुई है, क्लास 12 के सभी चैप्टर्स क्वेश्चन पे लेक्चर वाइज अपलोडेड हैं। क्योंकि क्लास 12 के अगर आप देखेंगे तो क्लास 11 के आपको नीट के बायोलॉजी के लेक्चर वाइज क्वेश्चंस यानी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, पर क्लास 12 का कोई मेरी नज़र में तो मुझे दिखा नहीं कि कोई क्लास 12 को भी लेक्चर वाइज इतने डिटेल तरीके से लिंक करते हुए पढ़ा पाए। तो ये पिनाक सीरीज आपको इस चैनल में देखने तो मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। मैं पक्का बता रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपको देखने तो मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपको डीपीपी देखने तो मिल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने तो मिल रहा है और टेस्ट सीरीज देखने तो मिल रहा है। फिर इसमें रिवीजन भी ज़रूरी है, तो रिवीजन कैसे करेंगे, तो एक बात याद रखना, बायोलॉजी कभी भी वन शॉट से डायरेक्टली रिवाइज नहीं की जाती, बायोलॉजी आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली रिवाइज की जाती है। जब आपके पास खाली समय है या आप कहीं गए हुए हैं, तब आप वन शॉट या रिवीजन सीरीज का अच्छे से आनंद उठा पाते हैं, या अंत समय में
टेस्ट है कल दोपहर को, यानी आज संडे है मान लो, मैं 9 बजे उठा, 10 बजे तक तैयार हुआ, 2 बजे मेरा टेस्ट है, तो मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं क्या कर लूँगा, एनसीईआरटी पलट के देख लूँगा, ये जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट लेंगे ये इंपॉर्टेंट लेंगे, फिर मैं कोई एक रिवीजन सीरीज उठा लूँगा, तो आप उसमें जिसे मैं 2x में चला के देख पाऊँ, तो उसमें आपको बाउंस बैक सीरीज, वी नीट की जो बाउंस बैक सीरीज मैंने चलाई थी वो देखने को मिलती है, ये वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन सीरीज है। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं सर क्या आप अपना प्रमोशन कर लो, नहीं, मैं क्या बोला, मैं बोला थी आपको कंसेप्ट डिटेल्स में होने चाहिए, कंसेप्ट आपको एकदम बेसिक से आने चाहिए, लिंक्ड कंसेप्ट आप तो आने चाहिए चैप्टर से के, और उसका एक सोर्स बताया मैंने, ये एक सोर्स है, आपको कोई और अच्छा लगता है आप उसका सोर्स फॉलो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा था बस। फिर इसमें आता है कि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पैटर्न, लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी लोगों की अच्छी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि एनसीईआरटी बस वो पढ़ते रहते हैं, वो इन दो यानी एनसीईआरटी बस पढ़ते रहते हैं, नोट्स बस पढ़ते रहते हैं, पर वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। और नीट 2025 नीट 2026 का जो 3 मई वाला पेपर था, उसमें बायोलॉजी इजी नहीं थी, उसमें मॉडलेट थी बायोलॉजी, और नीट 2025 में भी बायोलॉजी मॉडलेट टू इजी थी। इससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजी में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे बायोलॉजी। अब इसमें भी बायोलॉजी में चैप्टर्स अलग अलग लेते हैं, जो जनरल जो चैप्टर्स लेते हैं, जनरली जो चैप्टर्स लेते हैं जो आपको करने के काम आते हैं, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे तो इजी आसानी से समझ आ जाते हैं, आसानी से लेते इन हो जाते हैं मेमोरी में, उनमें उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं लगता, रिवीजन हर एक चैप्टर में लगता है पर उतना ज़्यादा नहीं, कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा हाई रिवीजन डिमांडेड रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने बायोलॉजी को तादाद 3 उसमें बांटा है चैप्टर्स की कैटेगरी में। एक होते हैं हार्ड चैप्टर जिनके कंसेप्ट भी याद है, जिन्हें रिटेन करना भी याद है, इनमें मल्टीपल टाइम रिवीजन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस लगता है, तो इनके क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ दिए जाते हैं। इसमें एक आपको देखने को मिलता है एनिमल किंगडम, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट किंगडम, molecular basis of inheritance और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको डिटेल बेस एकदम बेसिक्स से आने चाहिए, इनके इनका अच्छे से नोट्स बने रहने चाहिए, इनकी एनसीईआरटी आपको 5-6 बार पढ़ी होनी चाहिए, इनका क्वेश्चन पैटर्न आपने बता देते हैं, 2000 क्वेश्चन इन सभी चैप्टर के लगाए होने चाहिए, 2000 क्वेश्चन जैसे आप टेस्ट देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर आते हैं मॉडलेट चैप्टर्स आपको देखने तो मिलते हैं, मॉडलेट चैप्टर में आपको एनिमल टिश्यू देखने तो मिल जाएगा, इसी के साथ आप फ्लॉग और कॉकरोचेस जो हैं वो इजी चैप्टर में आते हैं, इसी के साथ नहीं रह सकते। फिर केमिकल बॉन्ड, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड न्यूक्लियर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको इसमें देखने तो मिल जाता है। ये हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर, पर इनमें आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, इनके कंसेप्ट भी समझने में याद करने में बतौर अच्छे आपको लगेंगे। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है, पर बच्चों को क्या लगता है ये बहुत आसान चैप्टर है, और क्या करते हैं इसका रिवीजन नहीं करते, इसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये एंड टाइम पे धोखा दे देगा। ब्लीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये वो चैप्टर हैं जो जिनका जो कंसेप्ट है वो रिलेटिवली इनसे यानी रिलेटिवली याद करना इजी रहता है, और इन्हें थोड़ा सा रिवीजन इनका ऊपर ऊपर से भी अगर आप अंत समय में करते हैं तो आपके चल जाते हैं। फिर आते हैं इजी चैप्टर जो इनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान रहता है, जो हमें आसानी से याद हो जाते हैं, और इनका रिवीजन करना भी बहुत आसान रहता है, जैसे बायोलॉजी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फ्लॉ, कॉकरोचेस, एक्सक्रीशन, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड, और आपको सेल साइकिल देखने तो मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ अब अगर मैं बात करूँ तो ये तुम लोग हो ना, क्या कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैप्टर, ये जो लिस्ट है इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अपनी जो बायोलॉजी की नोटबुक रहेगी उसके सबसे सामने वाले पेज में इसे लिख लो। अब क्या करो कि इसे जब तुम लोग लिखोगे ना, तो तुम लोग अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत चैप्टर इधर उधर कर लो, तो अभी तुम लोग ने नीट दिया होगा,
तो एक बार नीट के जो वी नीट का पेपर हुआ था उसे अभी फिर से अटैम्प्ट करना है इस वीडियो के बाद, और उस वीडियो के बाद वी नीट का पेपर फिर से अटैम्प्ट कर लोगे। उसके बाद इन चैप्टर्स को, जो ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, इन्हें अपने हिसाब से जमा के देखना है। एक मेरी लिस्ट हुई, फिर एक तुम्हारी लिस्ट हुई। अब दोनों जब भी आप पढ़ोगे तो दोनों लिस्ट तो मिला के पढ़ोगे, ईजी चैप्टर दोनों लिस्ट के मिला के, मॉडल चैप्टर दोनों लिस्ट के मिला के, और हार्ड चैप्टर दोनों लिस्ट इन लिस्ट के मिला के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उस उससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि आपकी बायोलॉजी कहाँ पे, कौन सा चैप्टर आपके बायोलॉजी का अच्छा है, कौन से चैप्टर में बायोलॉजी में आपको ज़्यादा समय देना है। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूँ तो बायोलॉजी में आपके नोट्स काम आते हैं, टीचर के नोट्स काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीचर्स के जो नोट्स लेते हैं वो एनसीईआरटी की लाइंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। टीचर के जो नोट्स लेते हैं वो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो डीपीपी रहती है वो काम आती है। तो डीपीपी जो लेते हैं वो टीचर जनरली बनाए लेते हैं, उसमें वो अपने नोट्स से के कलम में आपका डीपीपी लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप अंत समय में या आप टेस्ट से पहले सिर्फ अपनी डीपीपी को ही 4-5 बार सॉल्व कर लें, आधा घंटा नहीं लगता डीपीपी सॉल्व करने में, बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर को 2 बार सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि डीपीपी आपके जो नोट्स के रिवीजन का जो वो रहता है, या नोट्स का जो वो रहता है कलम, उसी आधार में जमी हुई रहती है। तो अगर आपको नोट्स बार-बार पढ़ के यानी पढ़ के आप पक गए हैं, तो आप डीपीपी को भी बार-बार सॉल्व करके अपने नोट्स का रिवीजन एक हद तक कर सकते हैं। फिर आपको देखने तो मिलती है इसमें एनसीईआरटी में, तो इसमें वो नहीं देखने तो मिलते क्वेश्चन। इसमें फिर आपको देखने तो मिलती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पूरी कर लेनी है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप इसमें पूरी लगा सकते हैं। फिर इसमें आपको देखने तो मिल जाती है एनसीईआरटी बेस बुक। एनसीईआरटी बेस बुक अलग अलग, जैसे फिंगर टिप हो गई, अलग अलग पब्लिकेशंस की अलग अलग बुक आती हैं, वो आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस बता देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने तो मिल जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने तो मिल जाती है। फिर आपको लगाना है नीट पीवाईक्यूज। फिर आपको लगाना है नीट पीवाईक्यूज। नीट पीवाईक्यूज जो हैं वो 35 ईयर के लगा लो। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का वन ऑफ दी, मतलब कि एक मेजर चंक आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो जाता है। डीपीपी के साथ आपकी जो क्वेश्चंस की मॉड्यूल्स लेती हैं, जो टेस्ट पेपर लेते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। वो सब टेस्ट पेपर तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। अब टेस्ट पेपर तो लोग बोलोगे सर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बोले, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए जाएंगे, तो टेस्ट पेपर एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके बायोलॉजी का होना चाहिए। दूसरी बात हो जाती है कि बायोलॉजी का सोर्स क्या फॉलो करने, तो आप पिनाक सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। या एक बार आप देखें, इसमें मैंने इतने अच्छे से लिंक किया है, सुमित सर ने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। फिर डिक्सा सीरीज़ आपको देखने तो मिल जाती है इसी चैनल में, जो क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ाती है। रिवीजन के लिए आपको लीन इट बाउंस बैक सीरीज़ आपको देखने तो मिल जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू लास्ट 10 या पीवाईक्यू से देखने तो मिल जाते हैं। बायोलॉजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस से देखने तो मिल जाती है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको बायोलॉजी का एकदम भंडार मिल जाएगा। ती मैंने ये चैनल इसलिए चालू किया, तो ती मुझे देखने तो मिला यार, ती कहीं न कहीं अभी भी लैग है, कमी है, ताते हैं ऑनलाइन सोर्सेस में भी, कि वो बायोलॉजी जैसे चैप्टर को इग्नोर करते हैं। वन शॉट ये सब से नहीं होता यार, लेक्चर वाइज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बायोलॉजी तो पढ़ना। उसके लिए ये मैंने अवेलेबल आपको कर दी हैं। ठीक है, और दीक्षा सीरीज़ में भी ऐसा नहीं है कि वन शॉट आपको वो मिल रहे हैं, 1-1 2-2 घंटे थे नहीं, 3-3 4-4 5-5 6-6 घंटे थे आपको वन शॉट देखने तो मिलते हैं दीक्षा सीरीज़ में। तो ये भी वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज़ मानी जाती है क्लास 11th। इसमें पूरे जो आपके क्लासरूम के जो लेक्चर्स होते हैं उन्हीं को अगर मैं क्लासरूम के बीच की बातें बता दूँ, तो जिस हिसाब से जो टाइमलाइन चलेगा उस टाइमलाइन में यह बातें आपको देखने तो मिलती हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं, बस ये आपका लोड मैप होना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं अच्छा स्कोर कर पाएँगे, एक अच्छी रैंक ला पाएँगे। ठीक है, एक अच्छी रैंक ला पाएँगे, चाहे पेपर ईज़ी हो, चाहे पेपर हार्ड हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर अगले बार में। ठीक है, और बहुत जल्दी तो लो, तो बहुत अच्छा एक वो लाने वाला हूँ सीरीज़ एक और। ठीक है, बायोलॉजी की, तो फिर उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जयराम जी की।
सब अच्छे से रहो, मस्त जियो गाओ, और फिर बताते हैं एग्ज़ाम है, ज़्यादा इस तरह से नहीं लेना। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखो, तो ये वन ऑफ दी टाइम है जिसमें आप अपनी लाइफ फ्यूचर की बदल सकते हैं। ठीक है, अब जाओ पढ़ो।